तो फिर एक बार स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के बारे में। ये वीडियो देख लेने के बाद आप किसी भी तरह की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो कितनी ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, उसको पाइथन के अंदर आप सोल्व कर पाएंगे। ये मैं लिख के देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी कैलकुलस पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देख लें, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। जब डिपेंडेंट वेरिएबल y सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो, इस केस में जो कि x है, तो उस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को कहा जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं d2y/dx²। यहाँ पर y जो है वो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। यहाँ पर अगर एक टर्म होती प्लस d2y/dt², तो वो हो जाती पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सोल्व करने का अलग तरीका होता है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका सोल्यूशन जो होता है एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको कि अगर आप इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दोनों साइड 0 कंडीशन आ जाएगी जब आप उस फंक्शन को इसके अंदर पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम पाइथन के अंदर ये चीज़ करने वाले हैं। हम सिम्पाई लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। सिंबॉलिक हम सभी चीज़ें कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हम सिम्पाई लाइब्रेरी से सब कुछ इंपोर्ट कर लेंगे। इनिट प्रिंटिंग यूज़ कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारी चीज़ें प्रिंट हों। और ये सभी सिंबल्स हमने इस पूरी वीडियो में यूज़ किए हैं, तो ये सभी सिंबल्स को हम सिमिलरली डिफाइन कर देंगे, जैसे कि पहली वीडियोज़ में मैंने दिखाया है। रियल इज इक्वल टू ट्रू, ताकि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। ये यहाँ पर थोड़ी नई चीज़ है। यहाँ पर हम फंक्शन जनरेट करते हैं, यानी कि फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन आता है y(x), तो कंप्यूटर को ये बताने के लिए, पाइथन को ये बताने के लिए कि वो किस वेरिएबल का फंक्शन है, हम फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू फंक्शन y और x। तो इससे हम पाइथन को ये बता रहे हैं कि जो y फंक्शन है वो x का फंक्शन है। ये चीज़ हम उसको बता रहे हैं, और जब वो सोल्व करेगा तो उसको ध्यान में रखते हुए y(x) के लिए सोल्व करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक दो एग्जांपल्स में आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर की एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + 3x - y = 0। यहाँ पर भी चीज़ें लगभग सेम ही हैं। हमने यहाँ पर eq कीवर्ड को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन डिफाइन करनी है। सबसे पहले हम अपनी एक इक्वेशन को डिफाइन करते हैं और एक वेरिएबल में, एक आइडेंटिफायर में उसको स्टोर करते हैं। तो y.diff x1, इसका क्या मतलब है? मतलब y का जो डेरिवेटिव है, इसका मतलब है dy/dx x के रिस्पेक्ट में, और उसका ऑर्डर जो है वो 1 है। अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो d2y/dx² हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लगा के +3x और -y, (0), कोमा के बाद जो होता है वो इज इक्वल टू में आता है, इज इक्वल टू 0 है, जिसको कि यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करा दिया है। ये देखिए, ये हमारी इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आ गई है। अब इसको सोल्व कैसे करना है? तो सिम्पाई के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन होता है dsolve। dsolve फंक्शन को यूज करके हम एक बारी में सोल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखिए कितना छोटा सा कोड है, सिर्फ 3 लाइन में हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ये फायदा होता है लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का, वरना हमें इतना लंबा कोड लिखना पड़ता कि आप शायद भूल ही जाते एंड तक आते आते कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। तो हमने dsolve के अंदर अपनी इक्वेशन डाल दी और हमने सेकंड पैरामीटर दिया है जिसके लिए हम सोल्व करने जा रहे हैं। जो फंक्शन हमें चाहिए, y का फंक्शन हमें चाहिए, y के लिए हम सोल्व कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर y दिया है और इन दोनों को मैंने डिस्प्ले करा दिया है। ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है इसकी वैल्यू y(x) = c1e⁻x + 3x + 3। ये c इसलिए आया है क्योंकि अभी जो सॉल्यूशन आया है हमारे पास वो एक जनरल सॉल्यूशन है, हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं
लिया है, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस हमने नहीं दी थी। बाउंड्री कंडीशंस अगर हम देते तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमें रिटर्न करता। अब इसी तरह की एक और इक्वेशन देख लेते हैं, dy by dx is equal to x square plus y square के बारे में xy। अभी हम थोड़ी सिंपल देख रहे हैं, आगे हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दी है अपनी इक्वेशन सिमिलर तरीके से, y डॉट डिफ x1, और क्योंकि हम इक्वल टू में 0 ले रहे हैं तो हम इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, माइनस में पूरी टर्म को डिफाइन कर देंगे और कोमा 0। सिमिलर तरीके से हमें यही सब लिख देना है, d सोल्व d2 और y, और इसको फिर रन करना है। ये देखिए इतनी आसानी से ये सोल्व हो गई। और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको कंप्यूटर में सोल्व करने से पहले एक बार मैनुअली हैंड से नोटबुक पेन लेके आप बैठें और एक बार ट्राई करें और देखें कि आपको हैंड से कितना वक्त लगा और पाइथन ने इसको कितनी जल्दी कैलकुलेट कर दिया। तो अगर कभी आप ऐसी कंडीशन में फंसते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो आप कंप्यूटर की सहायता ले सकते हैं। और ये पाइथन ने इजीली इसको कैलकुलेट करके दे दिए हैं हमको दो बड़े बड़े आंसर्स। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर इसको हम मैनुअली ट्राई करें तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। पाइथन ने दो सॉल्यूशंस दिए हैं, ये दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स पर आते हैं। ये जो इक्वेशन है ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं कई जगहों पर, जैसे कि क्राइम वगैरह में जब डेथ या मर्डर किसी का हो जाता है तो पोस्टमार्टम में ये इक्वेशन काम आती है कैलकुलेट करने के लिए कि कितने वक्त पहले जो विक्टिम था वो मारा गया था, उसके बॉडी टेम्परेचर की डिफरेंसेस को मेजर करके। खैर अभी हमें सिर्फ इससे मतलब है तो हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट लाइन में हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे, EQ इज इक्वल टू टी डॉट डिफ t, 1 प्लस ये सारी वैल्यूज हम डालकर कोमा इज इक्वल टू 0 डिफाइन कर देंगे और सिमिलर तरीके से हम इसको रन करेंगे। ये देखिए आ गया है हमारा सॉल्यूशन और ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। अगर आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। आप ये सब ट्राई करके देख सकते हैं। अब थोड़ी और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पर आते हैं, डी स्क्वायर वाई yx बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। ये प्लस यहाँ पर गलती से आ गया है। हाँ, तो इस इक्वेशन को भी हमने इसी तरह से यहाँ पर डिफाइन कर दिया है और इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सा बड़ा सा आंसर हमारे पास आया है। एक बात और कि अभी तक जो मैंने बताया है उसमें हम जनरल सॉल्यूशंस ले रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ जनरल सॉल्यूशन के लिए सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें हम इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन को भी यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें हमें दो कंडीशंस दी हुई हैं, तो इस केस में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करना है। सिमिलरली हमें यहाँ तक वही चीज़ सेम रखते हुए इक्वेशन को डिफाइन कर देना है। बस यहाँ पर हमें थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। डी सॉल्व के अंदर हमें यहाँ तक सेम चीज़ करनी है। यहाँ पर ISC यानी कि इनिशियल कंडीशंस, इसके अंदर हमें अपनी कंडीशंस इस तरह से डालनी है, y डॉट सब्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। तो इससे क्या होगा, x की वैल्यू जब 0 होगी तो उस पर y की वैल्यू 0 होगी। ये सब जानकारी हम पाइथन को दे रहे हैं इस स्टेटमेंट से कि जब x की वैल्यू 0 है तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो y के अंदर और वो वैल्यू है 0। इसी तरह से फाइनल वैल्यू 1 जब y 1 के इक्वल है, ये वैल्यू हमने पाइथन को बता दी है। सिमिलर तरीके से हमें यहाँ पर डी सॉल्व चला देना है और ये देखिए हमें यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला है। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है C1 C2 जैसा कि हमें ऊपर मिला था। और आप चाहें तो इसको यहाँ पर पुट करके भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करेगा। अब एक थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर आते हैं, जैसे कि हमें जनरली देखने को मिलते हैं जब हम कंप्यूटेशन से सॉल्व करते हैं चीज़ों को, जो कि हैंड से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो प्रॉब्लम है RLC सर्किट। एन RLC सर्किट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं सीरीज में और एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। हमें निकालना है चार्ज QT, मतलब चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैपेसिटर पर, और ये सब हमें वैल्यूज दी हुई हैं, इनिशियल पैरामीटर्स दिए हुए हैं। हमें सॉल्व करना है QT के लिए, यानी कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के लिए हमें सॉल्व करना है। और RLC सर्किट जिस इक्वेशन पर वर्क करता है, जो इक्वेशन से डिफाइन करती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि किस तरह से हम QT के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि क्या चीज़ क्या है, अगर आप डेप्थ में जाना चाहें। अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व करने के बारे में ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमें ये सब वैल्यूज़ डिफाइन कर देनी है वेरिएबल्स में। L की वैल्यू 0.5, R की वैल्यू 50, C की वैल्यू 0.01 और VT के अंदर हमें ये सब डिफाइन कर देना है। अब सिमिलर तरीके से यहाँ पर कुछ खास ऐसा नहीं है जो मैं अलग से आपको बताऊँ। यहाँ पर हमें सिंपली मॉडिफिकेशंस करने हैं अपने हिसाब से, जैसे कि L स्टार, Q और यहाँ पर T, क्योंकि यहाँ पर अब जो है Q है, इसके लिए मैंने चेंज कर दी है वेरिएबल्स। यहाँ पर हम Q यूज़ कर रहे हैं और T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पर हमने 2 दिया है। इसी तरह से यहाँ पर ये और Q/C माइनस V को इस तरफ ले गया और इज इक्वल टू 0, हमने इसको डिफाइन कर दिया। और क्योंकि यहाँ पर भी इनिशियल कंडीशन वगैरह नहीं दिए हुए हैं, तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। इसको रन करता हूँ। इक्वेशन हमारी ये थी और ये देखिए ये आ गया है हमारे पास। QT की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इतनी बड़ी सी वैल्यू है। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स आया है हमारे पास आंसर। अगर आप इसको हाथ से करने बैठते तो शायद काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, इसलिए कंप्यूटेशन में जब डेप्थ में स्टडी करनी होती है तो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, सिमिलर इसी तरह से जैसा कि ऊपर दिया गया एक क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडलिंग का। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि पॉपुलेशन किसी एरिया की किस रेट से घटती बढ़ती है, वो ये दिया हुआ है। वो रेट जो है ये इक्वेशन डिफाइन कर रही है, और ये सभी वैल्यूज़ को आप इसके अंदर पुट करेंगे जैसे कि ऊपर था। लेकिन इस केस में अंतर ये है कि यहाँ पर आपको एक इनिशियल कंडीशन गिवन है, जिसकी मदद से आपको जो आपका फाइनल फंक्शन आएगा, जो कि हमें निकालना है इस केस में PT, जो P फंक्शन आएगा T के रिस्पेक्ट में चेंज होने वाला, आपको पहले तो वो फंक्शन निकालना है, और दूसरा क्योंकि उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा तो आप उसको प्लॉट करने का ट्राई करेंगे। मैटप्लॉटलिब को यूज़ करते हुए आप उसको प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है या डिक्रीज कर रही है, जैसे भी बिहेव करेगा उसका ग्राफ। अगर आप नहीं जानते कि मैटप्लॉटलिब में प्लॉट किस तरह से किए जाते हैं ग्राफ, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।